हेलो एंड वेलकम टू रीजनल आईएएस के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रेमपाल सिंह आपके लिए इंडियन पॉलिटी हम डिस्कस कर रहे हैं और आज है संडे। तो संडे का जो लेक्चर आपके लिए हाजिर है यहाँ पर भारतीय संसद इंडियन पार्लियामेंट के बारे में पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम पार्लियामेंट के बारे में बेसिक चीज़ें डिस्कस की थी, प्लस लोकसभा के बारे में हमने अच्छे से समझा था। आज हम राज्यसभा के बारे में समझेंगे, क्योंकि हम जानते हैं पार्लियामेंट 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट तो हम यूनियन गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करेंगे ही अलग से, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउस डिस्कस करना है। तो हम लोकसभा ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है अभी तक तो आप यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 1 इसका ज़रूर देखिए, तभी आगे चीज़ें समझ में आएंगी। और आज इस लेक्चर में हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट का, जिसमें हमारा फोकस रहेगा राज्यसभा पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए आज का लेक्चर। राज्यसभा देखते हैं। राज्यसभा जो है इसका दूसरा नाम होता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। राज्यसभा को ही काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जाना जाता है। अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आपको ये जवाब देना है कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स को किसी और नाम से या राज्यसभा को किसी और नाम से, कौन से नाम से जाना जाता है। तो राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट क्या है? राज्यसभा है। ठीक है, और जो लोकसभा हमने डिस्कस की थी वो हाउस ऑफ द कॉमन पीपल है। ठीक है, और वो लोअर हाउस होता है, राज्यसभा अपर हाउस होता है। लोअर हाउस जो लोकसभा है वो डिसॉल्व हो जाता है, राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है, राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। राज्यसभा भारत की संसद का उच्च सदन होता है, अपर हाउस होता है, जो कभी डिसॉल्व नहीं होता। ये परमानेंट हाउस होता है, जबकि लोकसभा हर 5 साल में या 5 साल से पहले डिसॉल्व किया जा सकता है, और इसलिए ये परमानेंट हाउस नहीं होता। वो लोकसभा वो टेम्परेरी हाउस होता है लोकसभा, लेकिन राज्यसभा परमानेंट हाउस होता है, क्योंकि कभी भी इसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, इसका विघटन नहीं किया जा सकता। ठीक है, अच्छा, जो मॉन्टेग चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट थी 1918 में, उस रिपोर्ट में पहली बार जिक्र हुआ था राज्यसभा का। तो राज्यसभा की शुरुआत वहाँ से मानी जाती है, लेकिन पहली बार इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1921 में। ठीक है, आपको याद रखना है, पूछा गया प्रश्न है, प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से। पहली राज्यसभा इंडिपेंडेंट इंडिया में जो आम चुनाव हुए थे उसके बाद 1952 से शुरू हुई थी पहली राज्यसभा। 1952 से शुरू हुई थी आज़ाद भारत में। ठीक है, अगर हम आर्टिकल 80 को पढ़ते हैं, भारतीय संविधान के आर्टिकल 80 को पढ़ते हैं, तो आर्टिकल 80 के अनुसार राज्यसभा में जो मेंबर्स होंगे उनकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या 250 होगी, जिसमें से 238 जो सदस्य हैं वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी से निकल कर आएंगे, चुनकर आएंगे। ठीक है, और जो 12 सदस्य बचे हुए हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे, नामित किए जाएंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। आर्टिकल 80 क्या कहता है भारतीय संविधान का? भारतीय संविधान का आर्टिकल 80 ये कहता है कि राज्यसभा की कुल संख्या सदस्यों की 250 हो सकती है हाईएस्ट। इसमें से 238 जो है मेंबर वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से वो जीत कर आएंगे, चुनकर आएंगे। हालांकि राज्यसभा का जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, यहाँ पे जनता वोट नहीं देती है डायरेक्ट, यहाँ पे उस राज्य के विधायक वोट देते हैं जो चुनकर आते हैं। ठीक है, वो हम समझेंगे आगे। अभी आप ध्यान रखिए, 250 में से 238 मेंबर का चुनाव होता है जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से निकल कर आते हैं। 12 मेंबर को राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। ये 12 मेंबर स्पेशलिस्ट लोग होते हैं, जैसे कि कला में, साहित्य में, विज्ञान में, खेल में, कूद में, इनमें महारत हासिल किए हुए होते हैं। तो इन लोगों को राष्ट्रपति 12 लोगों को पार्लियामेंट में पहुंचाता है, जिससे जनता के लिए जब पॉलिसी बने तो इनका जो अनुभव है, इनका जो एक्सपीरियंस है उसका फायदा मिल सके। ठीक है, मैक्सिमम सीट अगर हम बात करें राज्यसभा के अंदर तो उत्तर प्रदेश से हैं 31 और महाराष्ट्र से 19 हैं, तमिलनाडु से 18 हैं और दिल्ली एनसीआर से 3 है, पुडुचेरी से 1 है। आर द ओनली 2 यूटीज। दिल्ली और पौंडीचेरी 2 ही केवल केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश, बकाया केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा का कोई सदस्य चुनकर नहीं जाता। राज्यसभा
एक परमानेंट बॉडी होती है जो कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें क्या होता है, जितने मेंबर होते हैं, जितने जैसे 250 मेंबर हैं, तो उसका 1/3 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायरमेंट ले लेते हैं और उनकी जगह फिर नए लोग आ जाते हैं। समझ रहे हैं? तो हर 2 साल में 1/3 लोग रिटायरमेंट होते जाते हैं और वो जैसे ही निकलते हैं तो उनकी जगह पे नए लोगों का चुनाव हो जाता है। ईच मेंबर इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर। हर एक सदस्य 6 साल के लिए चुना जाता है। हालांकि ध्यान रखना है आपको, संविधान में ऐसा नहीं लिखा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है, ठीक है। लेकिन हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं। इस हिसाब से हम अनुमान लगाते हैं कि 2 साल में 1/3 हुए, फिर 2 साल में 1/3, फिर 2 साल में 1/3। तो इस तरह से 6 साल का कार्यकाल माना गया है। और जो वाइस प्रेसिडेंट होता है भारत का, उपराष्ट्रपति होता है, वही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। मतलब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो भारत का राष्ट्रपति जो बनता है वही राज्यसभा का ऑलरेडी चेयरमैन बन जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। द हाउस ऑल्सो इलेक्ट्स अ डेप्यूटी चेयरमैन फ्रॉम अमोंग इट्स मेंबर्स। जितने राज्यसभा से सदस्य चुनकर आते हैं उन्हीं में से किसी एक को ये राज्यसभा अपना डेप्यूटी चेयरमैन चुनता है, क्योंकि उसी में से जो है डेप्यूटी चेयरमैन चुनता है। देयर इज ऑल्सो अ पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन इन द राज्यसभा। The senior minister who is a member of Rajya Sabha is appointed by the Prime Minister as a leader of House। और जितने सदस्य राज्यसभा से चुनकर आए हैं उसमें से जो सीनियर होगा, सबसे ज़्यादा सीनियर होगा, उसे प्रधानमंत्री के द्वारा हाउस का लीडर बना दिया जाएगा, लीडर ऑफ द हाउस चुन लिया जाएगा। अब बात आती है कि राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर ऑफ द राज्यसभा। पहला है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, वन शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। और सेकंड है वन शुड बी एटलीस्ट 30 ईयर्स ओल्ड, कम से कम 30 साल की उम्र पूरा कर चुका हो। ध्यान रखना, लोकसभा में ये उम्र थी 25 साल, लेकिन राज्यसभा में 30 साल है, ठीक है। अभी इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब इनको जो वोट कौन देगा, इनको वोट देंगे जो राज्य की जो विधानसभा से एमएलए चुनकर आते हैं और यूनियन टेरिटरी की विधानसभा से जो एमएलए चुनकर आते हैं वो लोग इन्हें वोट देते हैं, जनता वोट नहीं देती है। और इनका जो इलेक्शन का जो तरीका है उसे क्या कहते हैं, मेथड, उसे कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब बात आती है लिमिटेशन क्या है। ये तो ये हम बात कर रहे हैं क्वालिफिकेशन की, हमने बात कर ली, ठीक है। अब हम बात करते हैं लिमिटेशन क्या है राज्यसभा की। राज्यसभा की लिमिटेशन क्या है। मनी बिल एज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 1110 can only be introduced in Lok Sabha. If Lok Sabha passed a money bill and transmitted to it Rajya Sabha, then Rajya Sabha has only 14 days to return the bill with or without amendment. ये कह रहे हैं राज्यसभा की लिमिटेशन क्या है। हालांकि इनका कहना है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों बराबर दर्जे के हाउस हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, ठीक है। लेकिन ये कह रहे हैं राज्यसभा में कमी क्या है कि मनी बिल जो होता है, धन विधेयक जो होता है, फाइनेंस से संबंधित जो होता है, वो हमेशा जो है लोकसभा में पास किया जाता है, क्योंकि लोकसभा हाउस ऑफ द कॉमन पीपल होता है। वहाँ पे लोग चुनकर आते हैं, वोट लेके जीत के आते हैं। आर्टिकल 110 ये डिफाइन करता है कि मनी बिल जो है लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा, राज्यसभा में नहीं किया जाएगा, ठीक है। और फिर राज्यसभा को जो है 14 दिन के बाद इसे रिटर्न करना होता है विथ और विदाउट अमेंडमेंट, ठीक है। अब इफ राज्यसभा फेल्स टू रिटर्न द बिल इन 14 डेज, अगर राज्यसभा 14 दिन में इस बिल को रिटर्न करने में फेल हो जाती है, द बिल इज डीम्ड टू हैव पास्ड बाय बोथ हाउसेस, तो ऑटोमेटिकली बिल पास माना जाएगा राज्यसभा और लोकसभा से। तो यहाँ पे लगता है कि राज्यसभा के पास पावर थोड़ी सी कम है ना, तो ये लिमिटेशन हो गई।
If Lok Sabha reject any of the amendment proposed by Rajya Sabha, the bill is deemed to have been passed by the House of Parliament. और राज्यसभा ने मान लो किसी अमेंडमेंट, किसी सुधार की चेष्टा की है कि ये सुधार होना चाहिए इस बिल में, तो लोकसभा उसको मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है, और वो बिल पास हो जाएगा हाउस ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा। तो यहाँ पे भी थोड़ी सी कमी लगती है कि राज्यसभा के पास कम पावर है, ठीक है। हैंस राज्यसभा कैन नॉट इंस्टॉल और अमेंड अ मनी बिल, राज्यसभा जो है मनी बिल को नहीं बदल सकती है विदाउट लोकसभा कॉन्करेंस ऑन द सेम, बिना लोकसभा की परमिशन के। अब राज्यसभा के पास पावर्स कौन कौन सी हैं, शक्तियां कौन कौन सी हैं राज्यसभा के पास, स्पेशल पावर। तो ध्यान देना है आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन राज्यसभा को ये पावर देता है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को पावर देता है कि वो लॉ बना सकती है, और राज्यसभा स्पेशली लॉ बना सकती है राज्यों के संबंध में। देखिए 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट आते हैं जिन सब्जेक्ट पर केंद्र सरकार नियम कानून बनाती है। स्टेट लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट आते हैं जिन पर राज्य सरकार नियम कानून बनाती है। कॉन्करेंट लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट आते हैं जिन पर दोनों लोग नियम कानून लॉ बना सकते हैं। लेकिन राज्यसभा क्या करती है, जो राज्य की लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट आते हैं उन पर वो कानून बना सकती है राज्यों के लिए। इसके लिए उसको जो है एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा 2/3 की स्पेशल मेजॉरिटी के साथ यूनियन पार्लियामेंट में। यूनियन गवर्नमेंट कैन नॉट मेक अ लॉ ऑन अ मैटर रिजर्व्ड फॉर स्टेट विदाउट एन ऑथराइजेशन फ्रॉम राज्यसभा। केंद्र सरकार बिना राज्यसभा की परमिशन से के बिना राज्य के जो सब्जेक्ट हैं उन पर कानून नहीं बना सकती है, और राज्यसभा अगर परमिशन दे देती है तो केंद्र सरकार कानून बना सकती है उन सब्जेक्ट पर भी जो सब्जेक्ट राज्य के अधीन आते हैं, ठीक है। लेकिन राज्यसभा को अगर परमिशन देना है केंद्र सरकार को, तो राज्यसभा में ये रेजोल्यूशन 1/3 की स्पेशल मेजॉरिटी के साथ पास होना चाहिए, तभी केंद्र सरकार उस पर कानून बना सकती है। अब इफ राज्यसभा passes a resolution by a majority of not less than 2/3 of members present and voting declare that it is necessary or expedient in the national interest to create one or more all India service common to the union and states parliament because empowered to create by law such service। और ध्यान रखना, राज्यसभा उसी सब्जेक्ट पर लॉ बनाने के लिए रेजोल्यूशन पास करेगी जो कहीं ना कहीं राष्ट्र हित में उसका संबंध हो, उस सब्जेक्ट का, उस नियम का, उस कानून का नेशनल इंटरेस्ट होना चाहिए, राष्ट्र हित में उसका कोई संबंध होना चाहिए। अब बात आती है सेशन ऑफ पार्लियामेंट क्या है। इंडियन पार्लियामेंट में कितने सेशन होते हैं, तो ध्यान रखना है आपको 3 सेशन होते हैं यूजुअली। एक चौथा सेशन होता है स्पेशल सेशन, जिसे राष्ट्रपति कभी भी बुला सकता है, या तो इन सभी सेशन के बीच में बुला सकता है या अलग से बुला सकता है। लेकिन 3 सेशन होते हैं। बजट सेशन जो कि फरवरी से मई तक चलता है, मानसून सेशन जो जुलाई से सितंबर तक चलता है, और विंटर सेशन जो नवंबर से दिसंबर तक चलता है। आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा सेशन कौन सा होता है, तो वो होता है बजट सेशन, जो कि फरवरी से मई तक चलता है। इन तीनों के अलावा स्पेशल सेशन राष्ट्रपति बुला सकता है जब उसकी मर्जी हो, तब दोनों हाउसेस की जॉइंट सिटिंग भी बुला सकता है, तो ये कभी भी बुला सकता है। वो चौथा सेशन हो गया। तो सेशन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच अ हाउस मीट्स अलॉट ऑलमोस्ट एवरी डेज कंटिन्यूअसली टू ट्रांजैक्ट बिजनेस। ध्यान रखना, राष्ट्रपति को यह ध्यान रखना होता है कि एक सेशन के बाद दूसरे सेशन, एक सेशन से दूसरे सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, सेशन बुलाना ही पड़ेगा, ठीक है। आर्टिकल 85 क्या कहता है? आर्टिकल 85 कहता है सेशन ऑफ पार्लियामेंट प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। द प्रेसिडेंट शैल फ्रॉम टाइम टू टाइम समन ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज ही थिंक फिट। प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम जो है समन करता रहता है पार्लियामेंट के हाउस को। समन मतलब कॉल करना, बुलाना, टाइम टू टाइम मीटिंग के लिए, ठीक है, सेशन बुलाने के लिए। और ध्यान रखता है कि 6 महीने से ज़्यादा का गैप ना हो जाए एक सेशन से दूसरे सेशन के बीच में, ठीक है। और जो है द प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम प्रोरोगिव
द हाउसेज और डिसॉल्व द हाउसेज ऑफ द पीपल। प्रोरोगेटिव में तो कभी भी बुला सकता है, कभी भी डिसॉल्व कर सकता है। देखिए यहाँ पे 3 टर्मिनोलॉजी का मतलब समझ लेते हैं। एडजॉर्नमेंट का मतलब क्या होता है? एडजॉर्नमेंट का मतलब होता है जो करंट में सिटिंग चल रही है राज्यसभा या लोकसभा की, उसको टर्मिनेट कर देना, इसे एडजॉर्नमेंट कहेंगे। प्रोरोगेशन क्या होगा? वो उस सेशन को टर्मिनेट कर दिया जाएगा, पूरे सेशन को। और जैसे बजट सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन, अगर प्रोरोगेशन करता है राष्ट्रपति तो वो पूरा सेशन टर्मिनेट हो जाएगा, उसे कहेंगे प्रोरोगेशन। डिसोल्यूशन होता है हाउस की लाइफ को टर्मिनेट कर देना, डिसॉल्व कर देना। जैसे पार्लियामेंट 5 साल में ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाती है, उससे पहले भी डिसॉल्व हो सकती है। फिर दोबारा से जब आम चुनाव होते हैं, जनरल इलेक्शन होंगे, तभी वो दोबारा से जो है आएगी, पार्लियामेंट दोबारा से फॉर्म होगी, तब के लिए डिसॉल्व हो जाएगी। राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती है, लोकसभा होती है। ठीक है। आर्टिकल 86 क्या कहता है? राइट टू प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू द हाउस। प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार होता है कि वो किसी भी हाउस को एड्रेस मतलब स्पीच दे सकता है और किसी भी हाउस को मैसेज भेज सकता है। प्रेसिडेंट में एड्रेस ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और बोथ हाउसेस असेंबल टुगेदर, जिसे हम जॉइंट सिटिंग कहते हैं। फॉर दैट पर्पस रिक्वायर द अटेंडेंस ऑफ मेंबर्स। तो ध्यान रखिए, आर्टिकल 86 इज रिलेटेड टू राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू द हाउस। आर्टिकल 80 क्या कहता है? राज्यसभा से संबंधित है, हमने बात की। आर्टिकल 80 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज 250, हम डिस्कस कर चुके हैं। 12 मेंबर नॉमिनेट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा, 238 चुनकर आएंगे स्टेट और यूनियन टेरिटरी से। और प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा हाउएवर इज 245, आउट ऑफ विच 233 is representative of state and union territory of Delhi and Puducherry, and 12 are nominated by the president. The members nominated by the president are persons having special knowledge or practical experience in the respect of such matter, literature, science, art and social service. जिसमें एक्सपर्ट लोग 12 प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। 250 अधिकतम संख्या होती है, प्रेजेंट में 245 है। जरूरत पड़ने पर 245 को 250 तक बढ़ाया जा सकता है। और 245 में से 233 जो है राज्य और यूनियन टेरिटरी से चुनकर आते हैं। 12 नॉमिनेट किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। राज्यसभा के इलेक्शन की प्रोसेस क्या होती है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स, जो राज्य विधानसभा के जो एमएलए हैं और यूनियन टेरिटरी के जो एमएलए हैं, वो राज्यसभा में जो चुनाव लड़ रहा है उसको वोट देते हैं। ठीक है, जनता वोट नहीं देती है। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सच स्टेट एंड 2 यूनियन टेरिटरीज आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट एंड बाय मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर दैट यूनियन टेरिटरी, एज द केस मे बी, इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल संक्रमणीय प्रणाली। अब बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट, जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है, उसे रिमूव कैसे किया जा सकता है? ध्यान रखिए, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति को रिमूव करने के लिए राज्यसभा में ही रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा बाय एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, और लोकसभा भी एग्री होनी चाहिए उसके लिए। ठीक है। और नो रेजोल्यूशन कैन बी मूव्ड इन राज्यसभा। अगर आपने 14 दिन से पहले वाइस प्रेसिडेंट को नोटिस नहीं दिया गया है कि हम आपके खिलाफ, आपको हटाने के लिए, आपको रिमूव करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए राज्यसभा में रेजोल्यूशन लेके आ रहे हैं, ये अगर 14 दिन पहले वाइस प्रेसिडेंट को नहीं बताई गई तो ये रेजोल्यूशन राज्यसभा में पास नहीं होगा। तो ध्यान रखिए, राज्यसभा में रेजोल्यूशन पास करने के लिए, जो कि वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए होता है, वो पास करने के लिए 14 दिन पहले वाइस प्रेसिडेंट को बताना पड़ेगा, तभी वो राज्यसभा में मूव होगा आगे। Otherwise, no resolution can be moved in Rajya Sabha for this without giving 14 days notice to the vice president. तो वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए एक रेजोल्यूशन पास होगा राज्यसभा में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ, और इसमें लोकसभा भी एग्री होनी चाहिए। ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया राज्यसभा के बारे में। ये हमारा कंप्लीट लेक्चर हो चुका है। दोनों पार्ट्स में हमने कंप्लीट पार्लियामेंट को डिस्कस कर लिया, जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों डिस्कस कर लिए। तीसरा अंग होता है पार्लियामेंट का प्रेसिडेंट, वो हम यूनियन गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देख सकते हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी आपका डाउट है। और प्लस आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जब अबाउट सेक्शन में जाएंगे
अबाउट सेक्शन में डिफरेंट लिंक दी हुई हैं हमारे सोशल मीडिया पे कनेक्ट होने के लिए, जिससे आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। वहाँ लिंक पे जाके क्लिक करके आप उन्हें फॉलो कर लीजिए सभी को, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन और टेलीग्राम, ये सब कुछ सारी लिंक वहाँ पे दी गई हैं। स्पेशल ग्रुप्स भी हैं स्टडी के लिए, जहाँ पे स्टडी मटेरियल आपको दिया जाता है फ्री में, वो सारी चीज़ें ज्वाइन कर सकते हैं आप। तो यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन पे जाके वहाँ पे अलग अलग लिंक दी हैं, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, वहाँ जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी PDF वहीं पर मिल जाएगी लेक्चर के तुरंत बाद। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ और इस उम्मीद के साथ समाप्त करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।